बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक या जो हमारा चैप्टर है दैट इज वेरिएबल्स। आपकी जो बुक है रिहेबिलिटेशन रिसर्च, उसका पेज नंबर है 67। ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज एनीथिंग हुज वैल्यू कैन चेंज, हुज वैल्यू कैन ऑल्टर। ठीक है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। जैसे नाम से पता चल रहा है, समथिंग विच कैन वेरी। ठीक है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज दिस टर्म नोन एज कांस्टेंट, और कांस्टेंट ऑब्वियसली वो वाली चीज है जिसकी जो वैल्यू है वो वेरी नहीं करती, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा या मैथ्स में पढ़ा होगा, पाई की वैल्यू दैट इज अ कांस्टेंट 3.14 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो चेंज नहीं होती। और इसी तरह से फिजिक्स के अंदर वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती थी 9.8 प्रोबेबली, वो कांस्टेंट है, दैट डज नॉट चेंज। तो ये एग्जांपल्स हैं कांस्टेंट की। और वेरिएबल कोई भी चीज, कोई भी एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल एज की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट एज हो सकती है, सो एज इज अ वेरिएबल। आई कलर की बात करें तो किसी के लिए ब्लैक हो सकता है, किसी के लिए ब्राउन हो सकता है, किसी के लिए ब्लू हो सकता है, किसी के लिए ग्रीन हो सकता है, तो दैट इज अ वेरिएबल। रिलीजन की अगर बात करें तो दैट इज अ वेरिएबल। नेशनैलिटी या एथनिसिटी की बात करें तो दैट इज अ वेरिएबल। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं किस चीज की? वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को हमने डिफरेंट तरह से क्लासिफाई किया होता है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, किसी भी स्टडी के अंदर जब भी हम कोई रिसर्च स्टडी करते हैं तो दो तरह के वेरिएबल्स नॉर्मली हमारे पास होते हैं। एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जो बेसिकली हमारी स्टडी के अंदर दूसरे वेरिएबल्स पे रिलाय नहीं कर रहे होते। ठीक है, बल्कि दूसरे वेरिएबल्स इन पर रिलाय कर रहे होते हैं। ऐसे वेरिएबल्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे टर्मिनोलॉजी से पता चल रहा है कि ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल्स पर रिलाय नहीं कर रहा बल्कि दूसरे वेरिएबल्स इनके ऊपर रिलाय कर रहे हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि जो आउटकम हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जो रिजल्ट हम स्टडी करना चाह रहे हैं, ये उनके रिजल्ट्स, ये उनकी कॉजेज हैं। ठीक है, जो रिजल्ट्स, जो आउटकम्स हम स्टडी करना चाह रहे हैं, उनकी जो कॉजेज होती हैं वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उसके अंदर होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक से हाइपोग्लाइसीमिया कितना ज्यादा होता है। तो अब हाइपोग्लाइसीमिया की कॉज क्या है? हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक। तो हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया डिपेंड कर रहा है किस चीज पे? हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक के ऊपर। तो जो चीज डिपेंड करी है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, जो चीज इंडिपेंडेंट है बाकी वेरिएबल से दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपके रिहेबिलिटेशन साइंसेस की बात करें तो वहां पे एक टिपिकल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो होता है आपका ट्रीटमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक स्टडी करना चाह रहे हो जिसमें आप ये देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का फ्रोजन शोल्डर के ऊपर क्या इफेक्ट। तो अब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? फ्रोजन शोल्डर। क्यों? क्योंकि फ्रोजन शोल्डर डिपेंड कर रहा है उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की। अब देयर कैन बी डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, और किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कम से कम दो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और हर ये जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ द वेरिएबल। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कम से कम दो वैल्यूज होती हैं, और अगर दो वैल्यूज या दो से ज्यादा वैल्यूज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं कि ये उस वेरिएबल के लेवल्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। लेट्स से एक रिसर्चर है जो 3 डिफरेंट टाइप्स के अकाउस्टिक कंडीशंस को स्टडी करना चाह रहा है, और वो ये देखना चाह रहा है कि इन डिफरेंट टाइप्स की जो अकाउस्टिक कंडीशंस हैं उनका बच्चों की डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्या इफेक्ट है। ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी,
ठीक है। अब जो उसने कंडीशंस अकाउस्टिक ली हैं उसके अंदर एक 12 स्पीकर है, 12 स्पीकर बेबल ये स्पीकर की टाइप है, एक नॉर्मल रूम नॉइज है और एक वाइट नॉइज है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की नॉइजेज हैं, यानी 3 डिफरेंट टाइप्स की नॉइजेज का वो इफेक्ट देखना चाह रहा है लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले जो बच्चे हैं उनकी डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी। अब ये जो अकाउस्टिक कंडीशंस की 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये क्या हैं, इसके 3 लेवल्स। ठीक है, तो अकाउस्टिक कंडीशन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉज है ना, और लर्निंग डिसेबिलिटी डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह से आपकी डोमेन से एक एग्जांपल दी हुई है कि लेट्स अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट है और वो ये देखना चाह रहा है कि 4 डिफरेंट ट्रीटमेंट टाइप्स के शोल्डर पेन पे क्या इफेक्ट होते हैं। वो 4 डिफरेंट टाइप्स देखना चाह रहा है, क्रायोथेरेपी, टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, फिर हॉट पैक्स और फिर शैम ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इन चारों को वो देखना चाह रहा है। तो अब इसका मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो ट्रीटमेंट है, उसके कितने लेवल्स हैं, 4 लेवल्स। ठीक है, और जो शोल्डर पेन है वो क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये होते हैं लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट। अच्छा जी, फिर हमारे पास होते हैं एक्टिव एंड असाइंड वेरिएबल्स। कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो रिसर्चर को अलाउ करते हैं कि रिसर्चर उनको कंप्लीटली कंट्रोल कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर ये देखना चाह रहा है कि 2 डिफरेंट तरह की जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका क्या इफेक्ट है ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर, ऐसे बच्चे जिनको ऑटिज्म है उनके ऊपर 2 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स का क्या इफेक्ट है। तो उसने 2 ट्रीटमेंट्स का देखना है, तो ऑब्वियसली वो 2 ग्रुप्स बनाएगा। ग्रुप ए को वो पहला ट्रीटमेंट देगा, ग्रुप बी को दूसरा ट्रीटमेंट देगा। किन बच्चों पे देखना है, ऑटिस्टिक बच्चों पे, बट चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। तो वो क्या करेगा, वो किसी भी बच्चों को पहले ग्रुप में भी रख सकते हैं और किसी भी बच्चों को दूसरे ग्रुप में भी रख सकते हैं, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे ही लेने हैं ना, उससे हमारी रिसर्च में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाइल्ड ए पहले ग्रुप में आ जाए या दूसरे ग्रुप में आ जाए, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चाइल्ड बी पहले ग्रुप में आ जाए दूसरे में आ जाए, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चाइल्ड सी पहले ग्रुप में आ जाए दूसरे ग्रुप में आ जाए, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्टिव वेरिएबल्स, यानी इन अदर वर्ड्स ऐसे वेरिएबल्स जिनके ऊपर रिसर्चर को कंप्लीट कंट्रोल होता है, उनको हम कहते हैं एक्टिव वेरिएबल्स। दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर, या कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर रिसर्चर को कंप्लीट कंट्रोल उनके ऊपर नहीं होता। ठीक है, और वो वेरिएबल्स कौन से होते हैं, उनको हम कहते हैं असाइंड वेरिएबल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने वही 2 ग्रुप्स लिए, हमने नहीं 2 ग्रुप्स नहीं लिए, हमने एक ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखना है नॉर्मल बच्चों में और ऑटिस्टिक बच्चों में। ठीक है, एक ट्रीटमेंट है हमारे पास, उसका हम इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। एक ग्रुप में हमें चाहिए नॉर्मल बच्चे और एक ग्रुप में हमें चाहिए ऑटिस्टिक बच्चे। अब इस केस में जो चिल्ड्रन है वो हमारा असाइंड वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि अब हमने 2 डिफरेंट ग्रुप्स में इफेक्ट देखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि चाइल्ड ए को मैं नॉर्मल बच्चों वाले ग्रुप में डाल दूं हालांकि वो ऑटिस्टिक है, और चाइल्ड बी को वो मैं ऑटिस्टिक ग्रुप में डाल दूं हालांकि वो नॉर्मल चाइल्ड। गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी इस केस में रिसर्चर को इस वेरिएबल पे कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। ये किसकी एग्जांपल है? ये है असाइंड वेरिएबल की। फिर जनाब हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसके अगेंस्ट ऑब्वियसली होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऑलरेडी मैं आपको बता दिया कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी भी स्टडी का आउटकम होते हैं। ठीक है, जिनको जो डिपेंड कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। ठीक है, ये डिपेंडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करके चेंज होती है। ठीक है, अब अगर फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी की बात करें तो आपके जो कॉमन डिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनको आप लोग स्टडी करते हो उसमें रेंज ऑफ मोशन आ सकता है, पेन की रेटिंग आ सकती है कि जी कितनी सीवियर पेन है, फिर जनाब फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर आ सकता है। ठीक है,
इसी तरह से और अगर हम आपकी फील्ड के अलावा बात करें तो जी सेल्फ ड्रेस एबिलिटी आ सकती है, आर्टिकुलेटरी प्रिसीजन आ सकती है, स्पीच रिकग्निशन एबिलिटी आ सकती है। तो ये हजारों लाखों डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज आपने ये याद रखनी है कि जब भी हम कोई रिसर्च डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल की ऑपरेशनल डेफिनेशन डिफाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशनल डेफिनेशन से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिसर्चर को ये एक्सपेरिमेंट या रिसर्च स्टार्ट करने से पहले डिसाइड करना है कि वो आउटकम को या डिपेंडेंट वेरिएबल को किस तरह मेजर करेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने जो है मेजर करना है लेट्स से रेंज ऑफ मोशन, तो रेंज ऑफ मोशन को आप किस यूनिट में मेजर करोगे? ठीक है, कौन सा मेट्रिक यूज करोगे आप? डिग्रीज हैं फॉर एग्जांपल, रेंज ऑफ मोशन है ना, कितनी डिग्रीज तक मूव कर रहा है, कितनी डिग्रीज तक मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपने प्रॉपरली उसको डिफाइन करना है एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल को किस तरह से मेजर करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर बेटे कुछ वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। ठीक है, ये बेसिकली वो वाले वेरिएबल्स होते हैं या वो वाले प्रोसेसेस होते हैं जो इनपुट और आउटकम के बीच में इंटरवीन या इंटरफियर करते हैं। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं? ये ऐसे वेरिएबल्स या आउटकम्स होते हैं जो इनपुट और आउटकम के दरमियान में इंटरवीन करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या आ सकती है? मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव एबिलिटीज। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स हैं इंटरवीनिंग। अच्छा, ये वाले वेरिएबल्स नॉर्मली मेजर करना या तो पॉसिबल नहीं होता, या अगर पॉसिबल हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। भाई अब मैं किससे कहूँ कि इंटेलिजेंस मेजर करनी है किसी, तो क्या कोई ऐसी मशीन है जो आपने उस मशीन के अंदर किसी को पकड़ के डाला और जनाब उसकी इंटेलिजेंस मेजर होके बाहर आ गई? इतने ओम इंटेलिजेंस है, इतने केजी पर मीटर स्क्वायर इंटेलिजेंस है, इतने किलोमीटर पर आवर इंटेलिजेंस, कोई है ऐसा? कोई ऐसी मशीन? फिर हमारे पास आते हैं कंफाउंडिंग एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वो वाले बेटे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे एक्चुअल वेरिएबल्स से हटके होते हैं, लेकिन वो हमारे आउटकम्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी कोशिश ये होती है कि रिसर्च स्टार्ट करने से पहले जितने ज्यादा कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफाई कर सके, उतनी बेटर हमारी रिसर्च हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग का इफेक्ट मैं देख रहा हूँ लंग कैंसर डेवलप होने। ठीक है, मैं क्या देखना चाह रहा हूँ कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं क्या उनको लंग कैंसर डेवलप होता है या नहीं। अब आपको पता है कि लंग कैंसर या कोई भी डिजीज का सिर्फ बहुत ही हार्डली कभी होता है कि एक ही कॉज हो, सिंगल एटियोलॉजी हो। मल्टीपल एटियोलॉजीज होती है ना। तो लंग कैंसर की एक कॉज पोल्यूटेड एयर भी है। तो अब अगर हम ऐसे लोगों का इफेक्ट देख रहे हैं जो स्मोकिंग करते हैं, उनको लंग कैंसर डेवलप होता है कि नहीं, अगर वो पोल्यूटेड एयर में भी रहते हैं तो इसका मतलब है पोल्यूटेड एयर भी तो उनके लंग कैंसर की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही है ना। हो सकता है कि भाई उसको लंग कैंसर स्मोकिंग से ना हो, पोल्यूटेड एयर से हो, चाहे वो सिगरेट भी पीता। और हो सकता है एक बंदा सिगरेट नहीं पीता, स्टिल उसको लंग कैंसर हो सकता है वो पोल्यूटेड एयर से हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे मेन वेरिएबल्स नहीं होते, लेकिन हमारी रिसर्च आउटकम्स को बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते। ठीक है, इसी तरह से एक्सटर्नल एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का मतलब यही है कि जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं,
हमारी रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है अगर हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को एज मच एज पॉसिबल कंट्रोल कर सकें, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत सारी सेटिंग्स में पॉसिबल नहीं होता। जब हम लैब में काम करते हैं तो काफी हद तक हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को केटर कर लेते हैं। जैसे हम लाइट को मेंटेन कर सकते हैं, मैंने शायद कल भी मे बी एग्जांपल दी थी सन लाइट और क्रॉप ग्रोथ की। तो हम लाइट को मेंटेन कर सकते हैं, हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, हम ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं, हम डार्कनेस कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं नॉर्मली उनमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना मुश्किल है। फिर है जनाब हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप्स। फंक्शनल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। जब हम कॉज और इफेक्ट देखते हैं तो हम कहते हैं कि इस कॉज की वजह से ये इफेक्ट आ रहा है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अ चेंज इन आउटकम इज अ फंक्शन ऑफ चेंज इन इनपुट। अ चेंज इन आउटकम इज अ फंक्शन ऑफ चेंज इन इनपुट। मेरे ब्लड शुगर लेवल्स में अगर चेंज आ रहा है तो वो किस वजह से चेंज आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट इनटेक की वजह से चेंज आ रहा है। मेरे ब्लड शुगर लेवल्स में अगर चेंज आ रहा है तो वो किस वजह से आ रहा है? फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स की वजह से चेंज आ रहा है। मेरे ब्लड शुगर लेवल्स में अगर चेंज आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है? फाइबर इनटेक की वजह से चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप्स है। दो इसमें मेजर टाइप्स होती हैं। एक को लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक कांस्टेंट अमाउंट या कांस्टेंट नंबर के साथ चेंज होता है, उसको हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। जैसे आपकी बुक के पेज नंबर 70 पे फिगर 7.1 बनी हुई है। ये क्या चीज शो कर रही है? फिगर 7.1 लीनियर रिलेशनशिप। और टेबल 7.1 बना हुआ है। अगर आप इस टेबल को देखो तो आपका कॉमन सेंस बताएगा कि लीनियर रिलेशनशिप है। कैसे? जब 8 स्क्वाट्स पर मिनट चल रहे हैं तो डिस्टेंस वॉक्ड इन 6 मिनट्स कितना है? 600 फीट। जब 10 मिनट्स हुए तो 775 फीट। कितने का डिफरेंस आ गया? कितने का इंक्रीज आ गया? 775 minus 600 which is definitely 175। अब जब स्क्वाट्स 10 से बढ़ के 12 हो गए तो डिस्टेंस 775 से बढ़ के 950 हो गया। तो 950 minus 775 अगेन 175 और so on and so forth। तो इसका मतलब है ये क्या है? दिस इज लीनियर रिलेशनशिप। ऑन द अदर हैंड जब नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है तो हमारा जो कांस्टेंट चेंज नहीं होता वेरिएबल में, नॉन इक्वल चेंजेस हो रहा होता है, जिसकी एग्जांपल दी हुई है टेबल 7.2 या फिगर 7.2। फिगर 7.2 आप देखो अगर तो उसके अंदर लीनियर रिलेशनशिप नहीं। लीनियर वैसे भी आपको ग्राफ देख के पता चल रहा है जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो 7.2 फिगर में स्ट्रेट लाइन नहीं है। टेबल 7.2 अगर आप देखो 8 और 10 स्क्वाट्स के बीच में 175 का डिफरेंस है। 10 और 12 स्क्वाट्स के बीच में 150 का डिफरेंस है। 12 और 14 स्क्वाट्स के बीच में अगेन 125 का डिफरेंस है। 14 और 16 स्क्वाट्स के बीच में 100 का डिफरेंस है। सो ऑन एंड सो, ठीक है। तो ये जनाब हमारा नॉन लीनियर रिलेशनशिप। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स को बेटा हम यूज करते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप्स को अच्छे से डिपिक्ट करने के लिए। हम क्या यूज करते हैं? वी मेक यूज ऑफ ग्राफ्स। जब भी हमें कोई फंक्शनल रिलेशनशिप पिक्टोरियली शो करना हो, अच्छे से शो करना हो, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? ग्राफ्स, ठीक है। ज्यादातर जो ग्राफ्स आप लोग देखते हो वो 2 डायमेंशनल होते हैं। 2 डायमेंशनल का क्या मतलब होता है? देयर इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो ऐसे होती है एंड देयर इज अ वर्टिकल एक्सिस जो ऐसे होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यू ऑलवेज टेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वर्टिकल एक्सिस पे यू ऑलवेज टेक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो लेट्स से अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट इनटेक और हाइपरग्लाइसीमिया का बनाना है ग्राफ, तो मैं मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल
कार्बोहाइड्रेट इनटेक, उसको मैं कहा लूंगा एक्स एक्सिस पे, और मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हाइपरग्लाइसीमिया, उसको मैं कहा लूंगा वाई एक्सिस। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारे पास एक होता है लाइन ग्राफ, एक होता है बार ग्राफ। ठीक है, फिगर 7.4 में आपको लाइन ग्राफ नजर आ रहा है और 7.6 में आपको एक बार ग्राफ नजर आ रहा है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन हम लाइन ग्राफ या बार ग्राफ को चूज कर सकते हैं कि हमारी डेटा को डिपिक्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। ठीक है, ओके, अब अगर हम लाइन ग्राफ की बात करें तो दो केसेस हो सकते हैं लाइन ग्राफ के अंदर। जैसे फिगर 7.3 में अगर आप देखो तो ये दो लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं। अब ये दो लाइंस क्यों हैं? ये दो लाइंस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की दो लेवल्स हैं, दो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर वो शो कर, और वो उसने ऊपर की सी छोटी सी बनाई भी हुई है। अगर आप देखो जो ऊपर वाला है उसको उसने लिखे 30 इयर्स ओल्ड, और जो नीचे वाला है उसको उसने लिखे 80 इयर्स ओल्ड। तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से समटाइम्स हम क्या करते हैं कि समटाइम्स हमने, जैसे कल हमने डिस्कस किया था सिंगल सब्जेक्ट पैराडाइम, तो जब सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन होते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक है, और ट्रीटमेंट को हम हमेशा ओवर टाइम अप्लाई करते हैं। मैंने क्या बात की? मैंने बात की कि जो सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन होते हैं उसके अंदर ट्रीटमेंट हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ट्रीटमेंट को हम हमेशा ओवर टाइम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जनाब अगर आप फिगर 7.5 देखो तो फिगर 7.5 के अंदर एक ऐसी एग्जांपल है जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो किसी ऑर्डर से चेंज नहीं हो रही, कभी वो बढ़ रही हैं, कभी वो कम हो रही हैं, कभी वो कांस्टेंट हो रही हैं। ठीक है, तो इस फिगर के अंदर आपको तीन डिफरेंट ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। वो लेट से तीन डिफरेंट थेरेपी मेथड्स के ट्रेंड्स हैं जो हमने सीवीए के पेशेंट्स के अंदर अपर एक्सट्रीमिटीज को मूव करने के लिए हमने तीन डिफरेंट मेथड्स का डेटा लिया। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन होती है कि हमारे पास जब डिफरेंट जो ट्रेंड है वो कांस्टेंट नहीं होता, कभी वो इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, कभी कांस्टेंट होता है, तो फिर उसमें इस टाइप का हमारे पास ग्राफ आता है। ठीक है जी, तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स के आपके जो फंक्शनल रिलेशनशिप्स। ठीक है जी, तो याद रखने वाली बात यह है कि वेरिएबल्स कोई भी जब आप रिसर्च डिजाइन करते हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उसमें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, उसके अलावा हमेशा हमेशा कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को आपने कोशिश ये करनी है कि उनको जितनी हद तक पॉसिबल हो सके आप उनको कंट्रोल कर सको, सो दैट वो आपकी जो आउटकम्स हैं उनको अफेक्ट ना करें। इसके अलावा जो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप है उनको फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। वो लीनियर भी हो सकता है, वो नॉन लीनियर भी हो सकता है। एंड लास्टली, इस फंक्शनल रिलेशनशिप को डिपेक्ट करने के लिए, शो करने के लिए सबसे ज्यादा जो हमारे पास अप्रोप्रिएट ऑप्शन होती है वो होती है ग्राफ्स की। ग्राफ्स डिफरेंट तरह के होते हैं, लाइन ग्राफ्स भी होते हैं, बार ग्राफ्स भी होते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने लेवल्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसा ट्रेंड है वेरिएबल का, उसके अकॉर्डिंगली हमारा लीनियर ग्राफ बन सकता है, नॉन लीनियर बन सकता है, बार ग्राफ हम बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स। ठीक है जी, तो दिस इज
ऑल अबाउट द वेरिएबल्स। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम इफ आई एम नॉट रॉन्ग नेक्स्ट रिसर्च वैलिडिटी का चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।